नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्लास में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम देख रहे थे आहार नाल के विभिन्न भाग और उनमें भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, जिसमें हमने मुख एवं मुखगुहिका, ग्रसनी, ग्रसिका या ग्रासनली और आमाशय, इनमें भोजन का पाचन देख लिया था किस प्रकार होता है। सबसे अंत में हम देख रहे थे कि जो आमाशय था, आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। आमाशय में मुख्य रूप से तीन प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं: श्लेष्मल, जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो मुख्य रूप से जो ऑक्सिंटिक कोशिकाएं होती हैं, ऑक्सिंटिक जो सेल्स हैं उनसे स्रावित होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो ऑक्सिंटिक जो सेल्स या कोशिकाएं हैं उनसे स्रावित होता है। उसके बाद में हमने देख लिया था कि जो आमाशय है, आमाशय में जो जठर रस होते हैं, आमाशय में जब भोजन में जठर रस मिल जाते हैं तो भोजन कायम के रूप में आ जाता है, कायम के रूप में आ जाता है और उसके बाद में भोजन प्रवेश करता है छोटी आंत में। तो हम आहार नाल का जो अगला भाग है, पांचवा, छोटी आंत, उसके बारे में विस्तार से देखते हैं। छोटी आंत यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जो छोटी आंत है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अब देखो, नाम तो इसका है छोटी आंत और होता है सबसे लंबा। फिर इसको छोटी आंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यास में बड़ी आंत से छोटी होती है, यानी इसका व्यास कम होता है, बड़ी आंत का व्यास अधिक होता है। तो इसका व्यास कम होने के कारण इसको छोटी आंत कहते हैं। वैसे इसकी लंबाई क्या होती है? अधिक होती है, लगभग 7 मीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण छोटी आंत में होता है। जो भोजन है उसका सर्वाधिक पाचन और अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। यह आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। छोटी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। जो छोटी आंत है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है: ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत। ग्रहणी है, ये भोजन का सर्वाधिक पाचन करती है। क्वेश्चन आ जाए, भोजन का सर्वाधिक पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भी कौन से भाग में होता है? ग्रहणी में। तो ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। यहां पर अवशोषण होता है भोजन का। अग्र शुद्रांत में क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। और जो जिन पदार्थों का अवशोषण अग्र शुद्रांत में नहीं हो पाता उनका अवशोषण हो जाता है शुद्रांत में। इस प्रकार छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत यकृत व अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। जो छोटी आंत होती है एक तरफ तो यकृत से तथा दूसरी तरफ से अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती रहती है। ये भी भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। यह लगभग छोटी छोटी 1 लाख यकृत पालिकाओं से मिलकर बनी होती है, जो पित्त रस का स्रवण करती है। यानी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, वो एक रस का स्राव करती है जिसे कहते हैं पित्त रस। पित्त रस एक थैलीनुमा संरचना में एकत्रित होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। और जो पित्त रस है एक थैलीनुमा संरचना में एकत्रित होता रहता है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो पित्त रस है यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह यानी कि पित्त रस वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है। जो पित्त रस होता है यह वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है। यानी जो वसा है उसको वसा अम्ल में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? पित्त रस। ये तो हो गया यकृत। उसके बाद में दूसरी ग्रंथि से जो स्राव प्राप्त करती है वो है अग्नाशय। पहली ग्रंथि तो हो गई यकृत जिससे छोटी आंत स्राव प्राप्त करती है, दूसरी हो गई अग्नाशय ग्रंथि। इससे भी क्या होता है? जो छोटी आंत है वो एंजाइम्स प्राप्त करती है। अग्नाशय से एमिलेज, लाइपेज तथा ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होते हैं। जो अग्नाशय है इससे मुख्य रूप से एमिलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। अब इनको याद कैसे करते हैं? जो एमिलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन है इसको याद कैसे करेंगे? जैसे इसको याद करने का एक तरीका है,
जैसे एक बार एक गांव था और गांव में क्या था, एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब में एक पेड़ लगा हुआ था, पेड़ को इंग्लिश में कहते हैं ट्री। ट्री, पेड़ को इंग्लिश में कहते हैं ट्री। तो अब जब तालाब था तो एक बार क्या हुआ, उस तालाब में आग लग गई, पानी तो था नहीं, इसमें आग लग गई। जब आग लग गई तो लोगों ने सोचा कि इस पेड़ है, इस पेड़ को कैसे बचाया जाए। तो वो लोग चिल्लाने लगे कि इस ट्री को बचाओ, ट्री को बचाओ। तो ट्री को बचाने कौन जाए जलती हुई आग में, तो एक लड़की थी, लड़की का नाम था एमी। लड़की का नाम था एमी। एमी नाम की एक लड़की थी, वो उस ट्री को लेकर आई, यानी कि एमी लाइट ट्री। उस ट्री को कौन लेके आई थी, एमी। एमी लाइट ट्री। देखो एंजाइम्स के जो नाम है वो इसमें कैसे आ जाते हैं, एमी से हो जाएगा एमिलेज, लाई से हो जाएगा लाइपेज, ट्री से हो जाएगा ट्रिप्सिन। एमी लाइट ट्री यानी एमी थी, वो ट्री को लेके आई थी, और हम इसी ट्रिक के द्वारा इसको भी याद कर सकते हैं, एमिलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। इस प्रकार ये तीनों एंजाइम्स इसमें आ जाते हैं। अब जो ये विभिन्न एंजाइम हैं ये पाचन में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं वो देखते हैं। एमिलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। एमिलेज क्या, किसको, स्टार्च को माल्टोज में। लाइपेज वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में। जो लाइपेज है ये वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में, तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देते हैं। जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करेगा एमिलेज, वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित करेगा लाइपेज, और प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है ट्रिप्सिन। इस प्रकार अग्नाशय में 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन का क्या करते हैं, एक प्रकार से पाचन करते हैं। आगे देखते हैं, छोटी आंत की भित्ति से प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरी रस स्रावित होते हैं। और जो छोटी आंत है उसकी भित्ति से जो रस निकलता है उसे आंतरी रस कहते हैं, और प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरी रस छोटी जो आंत है उसकी भित्ति से स्रावित होता है, जिसमें लेक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज प्रमुख हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज व लाइपेज। अब इसको भी हम याद कैसे करेंगे, देखो इसके लिए भी एक ट्रिक बनाई मैंने आपके लिए। जैसे एक बार एक छोटी बच्ची थी, वो अपनी माँ के पास गई और माँ के पास जाके बोली कि माँ मेरे को नींद आ रही है, मुझे सुला। तो उसकी माँ ने कहा नहीं मैं तेरे को नहीं सुलाऊंगी, तू जा। तो लड़की बार बार अपनी माँ के पीछे दौड़ रही है और चिल्ला रही है ले माँ सुला, यानी ले माँ मेरे को सुला, ले माँ सुला। जो छोटी बच्ची है वो बार बार अपनी माँ से कह रही है कि ले माँ मेरे को सुला, ले माँ सुला। अब देखो इसमें चारों एंजाइम्स आ जाएंगे। ले से हो जाएगा आपका लेक्टेज, माँ से हो जाएगा माल्टेज, सु से हो जाएगा सुक्रेज, और ला से हो जाएगा लाइपेज। इस प्रकार हम जो आंतरी रस है उसमें जो 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं मुख्य रूप से, उनको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ले माँ सुला, लेक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज व लाइपेज। अब ये एंजाइम्स किस प्रकार पाचन में भूमिका निभाते हैं वो देखते हैं। लेक्टेज लेक्टोज को ग्लूकोज में, जो लेक्टेज है वो लेक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, तथा सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, तथा लाइपेज वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार छोटी आंत में लेक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज व वसा का पाचन हो जाता है। लेक्टेज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है लेक्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा माल्टोज, सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है सुक्रेज, और वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है लाइपेज। आगे देखते हैं। इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, यानी लगभग जो छोटी आंत है उसमें भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत की भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ये भोजन के अवशोषण हेतु सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। और जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की जो भित्ति है
जो आंतरिक जो भित्ति है यहाँ पर ऐसे अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती है। ऐसे इन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घरोम या रसांकुर। दीर्घरोम भी कह सकते हैं इन्हें, या कह सकते हैं हम रसांकुर। इनका मुख्य काम क्या है, ये भोजन के अवशोषण हेतु छतई क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। यानी जब छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होगा तो अवशोषण में क्या करते हैं, ये अवशोषण में क्या करेंगे, इसका जो सतही क्षेत्रफल है वो इनसे बढ़ जाता है और भोजन का अधिक मात्रा में यहाँ पर अवशोषण होता है। इस प्रकार छोटी आंत में भोजन की का जो संपूर्ण पाचन है वो इस प्रकार हो जाता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आहार नाल का अगला भाग आता है बड़ी आंत। छोटी आंत में पाचन के पश्चात भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। जब छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तब भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये अपाचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। और जो बड़ी आंत होती है इसमें क्या होते हैं, कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो अपाचित भोजन पर किण्वन की क्रिया द्वारा उसको सलीकृत करने का कार्य करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना है। जो बड़ी आंत होती है उसका मुख्य कार्य है जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। ये बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। उसके बाद अपाचित भोजन को मलाशय में भेज दिया जाता है। उसके बाद में जो अपाचित भोजन है उसको कहाँ भेजते हैं, मलाशय में। लेकिन मलाशय भी किसका भाग है, मलाशय भी बड़ी आंत का ही एक भाग है। बड़ी आंत के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जो बड़ी आंत है उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला आता है इसका अंधनाल, जिसे हम देखते हैं विस्तार से। आहार रस का अवशोषण, अंधनाल में क्या होता है, मुख्य रूप से जो अपाचित भोजन है उसमें से भी आहार रस है इसका अवशोषण कर लिया जाता है। अंधनाल में भीतर की ओर 4-5 इंच लंबा नली के आकार का अंग निकला रहता है। इसे कृमि रूप परिशेषिका कहा जाता है। जो अंधनाल है इसमें भीतर की ओर 4-5 इंच लंबा एक अंग निकला रहता है। इसे हम कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं या कहते हैं इसे अपेंडिक्स। इसका पाचन में कोई योगदान नहीं होता है। अगर यह शरीर में कोई तकलीफ या नुकसानदेह होता है या इसके द्वारा शरीर में अगर दर्द होता है तो इसको ऑपरेशन की क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में आता है बृहदांत्र। यह उल्टे यू के आकार की लगभग 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। यह 4 भागों में विभक्त होती है। अब जो बृहदांत्र है यह उल्टे यू के आकार की, देखो जैसे ये है, ये उल्टे यू के आकार की 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है और यह 4 भागों में विभक्त होती है। 4 भाग कौन कौन से हो गए इसके, आरोही बृहदांत्र, अवरोही बृहदांत्र, अनुप्रस्थ बृहदांत्र और सिग्माकार बृहदांत्र। ये यहाँ पे ये आरोही बृहदांत्र हो गई, ये अवरोही बृहदांत्र हो गई, ये अनुप्रस्थ बृहदांत्र हो गई, ये सिग्माकार बृहदांत्र हो गई। इस प्रकार ये इसके 4 भाग होते हैं। आगे देखते हैं मलाशय। यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। जो आहार नाल का जो अंतिम भाग है वो कहलाता है मलाशय, और मलाशय का भी जो अंतिम सिरा है वो कहलाता है मलद्वार, जो करीब 20 सेमी लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेमी वाले भाग को गुदानाल कहा जाता है। जो आमाशय है इसका जो अंतिम 3 सेमी वाला भाग है उसे कहते हैं गुदानाल। और आहारनाल का अपना जो अंतिम जो सिरा था उसे कहते हैं हम जो मलद्वार कहते हैं। उसके बारे में देखते हैं। गुदानाल मलद्वार के रास्ते बाहर खुलता है। जो ये गुदानाल है ये मलद्वार के रास्ते क्या खुलता है, बाहर खुलता है। मलद्वार आहारनाल का अंतिम सिरा होता है। देखो अंतिम भाग तो होता है मलाशय और अंतिम जो सिरा होता है वो होता है मलद्वार। मलद्वार पर आकर आहारनाल समाप्त हो जाती है। जो मलद्वार है उस पर आकर जो आहारनाल है वो समाप्त हो जाती है।
अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया संवहनी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने की जो क्रिया है वो संवहनी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये जो संवहनी पेशियां होती हैं ये दो होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं? ये गुदा नाल में पाई जाती हैं। गुदा नाल में पाई जाती हैं। दो प्रकार की होती हैं, एक तो अंतःसंवरणी पेशियां, अंतःसंवरणी पेशियां, और एक होती है बहिसंवरणी पेशियां। ये दो होती है, गुदा नाल में पाई जाती है अंतःसंवरणी पेशियां और बहिसंवरणी पेशियां, जो क्या करती हैं? अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की जो क्रिया है उसको नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार हमने जो हमारा पाचन तंत्र था वो कंप्लीट कर लिया है। अब जब आगे की क्लास होगी उसमें हम एक नए तंत्र के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।